नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हेनरी फयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फयोल्स दिखने में कैसे थे, ये आपको फोटो दिखाया यहाँ उनका। हेनरी फयोल 1841 to 1925 was a French mining engineer who turned a leading industrialist and successful manager. So हेनरी फयोल जी फ्रेंच माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन हुए थे। आगे जाके वो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, सक्सेसफुल मैनेजर बने। ही स्टार्टेड हिज करियर अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सो एक इंजीनियर के तौर पे फ्रेंच माइनिंग कंपनी में ये ज्वाइन हुए थे। आगे जाके कंपनी में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे उन्होंने काम किया है। सो हेनरी फयोल जी का ये बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। After conducting many experiments and observations in an organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration. सो एज ए इंजीनियर के तौर पे जब काम कर रहे तो काम करते वक्त उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला, जो उनका ऑब्जर्वेशंस था, उस पर उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी बुक्स में उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फयोल सजेस्ट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट के फील्ड में, सो फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन he is called as father of modern management. These statements serve as a guideline for decision making and management action. तो ये जो हेनरी फयोल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये किसी भी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। सो ये पूरा पैसेज क्या बता रहा है हमें कि हेनरी फयोल जी एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन हुए थे फ्रेंच माइनिंग कंपनी में। बाद में जाके वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उन्होंने अपना एक बुक लिखा था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे। सो मैनेजमेंट के फील्ड में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, इसी के लिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। उनके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये एक मैनेजर को एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। तो 14 प्रिंसिपल आर समराइज एज फॉलोस। तो यहाँ उनके 14 प्रिंसिपल्स बोले उन्होंने। आज के एक वीडियो में पूरा 14 प्रिंसिपल्स कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके लिए आज हम लोग 7 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स दैट इज टीम वर्क. So these are the 14 principle which has written by the Henry Fayol. तो चलिए एक एक प्रिंसिपल हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operation, accounting and managerial. ये डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो सभी एम्प्लॉयज़ में उनके कैपेबिलिटीज़ के उनका जो एजुकेशन है, कैपेबिलिटीज़ है, उसके बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। मैनेजर ने सभी काम खुद अकेले करते नहीं बैठना चाहिए। लोगों के एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, इसके हिसाब से उन्हें जो भी काम है वो डिवाइड करके देना चाहिए।
उन्होंने पहले लाइन में बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल। जैसे अगर कोई इंजीनियर है तो टेक्निकल काम उसको देना चाहिए, फाइनेंस कोई कॉमर्स बैकग्राउंड है या MBAs वगैरह के है तो उसको फाइनेंशियल काम देना चाहिए, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉई एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब कि जो भी काम है वो एम्प्लॉय में उनके क्वालिटीज़, उनके कैपेबिलिटीज़, उनके एजुकेशन के स्ट्रक्चर के अनुसार डिवाइड करना चाहिए। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। काम को डिवाइड करने से क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, तो उन्होंने बोला है इट हेल्प्स इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉयज़ का इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं उसमें वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, इससे कंपनी का प्रोडक्टिविटी लेवल या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क हमें क्या बताता है कि एम्प्लॉयज़ के कैपेबिलिटीज़, उनके एक्सपीरियंस, उनके एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी काम है वो एम्प्लॉयज़ में अलग अलग करके डिवाइड करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट principle of Henry Fayol, that is principle of division of work. Then second principle है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो किसी भी मैनेजर ने काम करते वक्त अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देना चाहिए। अथॉरिटी जब आप दोगे तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। अथॉरिटी इज़ द राइट टू टेक डिसीजन। तो अथॉरिटी का मतलब उन्होंने बोला है, अथॉरिटी देना मतलब क्या है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को या मैनेजर को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार देना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स। अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे अथॉरिटी आएगा अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना तय है। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन अ गिवन टाइम। मतलब आपने किसी मैनेजर को या किसी एम्प्लॉय को, सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दिया है तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उसने वो काम टाइम में पूरा करना चाहिए। अगर वो टाइम में नहीं पूरा करता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज़ टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गोल। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज़ टू टेक मैनेजरियल डिसीजन, मतलब किसी भी मैनेजर को पूरा अथॉरिटी देना चाहिए कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो ले सके। इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना इजी होगा। बट अथॉरिटी देते वक्त ज़्यादा भी अथॉरिटी नहीं देना चाहिए या ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा अथॉरिटी देने से उसका मिसयूज़ हो सकता है या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम का बर्डन भी आ सकता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then principle of discipline. According to Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए वो एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन अगर फॉलो किया गया, मतलब एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए अगर वो एम्प्लॉय फॉलो करता है तो हमें गोल्स अचीव करना इजी होगा। गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। मतलब अगर लीडर अच्छा है तो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट है, लीडर अगर डिसिप्लिन के साथ बिहेव कर रहे हैं तो एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट्स भी डिसिप्लिन के साथ बिहेव करेंगे। So discipline should come from the top level. There must be
अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। मतलब डिसिप्लिन आने के लिए हम जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन बनाते वक्त मैनेजमेंट एंड वर्कर्स में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वही उन्होंने बोला है कि जो भी डिसिप्लिन है ये सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो होना चाहिए, और ख़ास करके ये टॉप लेवल से ही डिसिप्लिन शुरू होना चाहिए। मतलब टॉप लेवल, मिडल लेवल, अगर टॉप लेवल डिसिप्लिन फॉलो करता है तो मिडल लेवल डिसिप्लिन फॉलो करेगा, मिडल लेवल फॉलो करता है तो लोअर लेवल फॉलो करेगा। सो डिसिप्लिन जो होता है वो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो करना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है कि जो भी कमांड्स आ रहे हैं वो एक बॉस से आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे देन इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। यहाँ एक पिक्चर भी उन्होंने दिखाया है, आपको समझ में पहला हम लोग पिक्चर समझेंगे फिर पॉइंट्स को हम समझेंगे। एक ऑरेंज कलर का जो दिखा है डॉट वो सुपेरियर है, ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट्स हैं। सो जो ऑरेंज कलर का एक सिंगल डॉट है और 3 सबऑर्डिनेट्स बोले, दैट इज़ द राइट अप्रोच है। बट 2 बॉस है और 3 एम्प्लॉई है, दोनों बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में एम्प्लॉई किसका काम करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ये सिंपल है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो भी कमांड्स आ रहे हैं वो एक सुपेरियर से आना चाहिए, तो एम्प्लॉय को काम करना ईजी होगा। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। द सुपेरियर हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स among people in the organization. This principle helps in, देखो ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है ये सॉल्व करना इजी रहेगा अगर वन सुपेरियर होगा तो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, इससे कन्फ्यूजन भी दूर होगा। इफ एम्प्लॉय रिसीव कमांड्स फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कन्फ्यूज्ड। मतलब एक से ज़्यादा सुपेरियर होंगे तो फिर एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलो। सो सिंपल, वन सुपेरियर है तो एम्प्लॉय को मालूम है हमें किसका ऑर्डर फॉलो करना है, बट एक से ज़्यादा सुपेरियर होंगे तो एम्प्लॉय कन्फ्यूज हो जाएंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि किसका ऑर्डर फॉलो करना है, किसका काम पहला करना है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन हियरार्ची शुड बी वेल डिफाइंड। Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. तो हर एम्प्लॉई को मालूम होना चाहिए कि उसका सुपेरियर कौन है और वो सुपेरियर से ही उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सुपेरियर से ऑर्डर मिला तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो ये पिक्चर भी अच्छा दिखाया आपको ये पॉइंट समझने के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो देखो यहाँ बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होने का चांस होता है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ऑर्डर शुड कम फ्रॉम द वन सुपेरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, हम लोग, मैं पहला एग्जांपल देता हूँ। समझो आपको मुंबई से पूना जाना है, और मुंबई से पूना जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आपने किसी पर्सन को पूछा कि मुंबई से पूना जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, उसने पर्टिकुलरली आपको बता दिया कि ये रास्ता है, आप वहाँ से जाओ। बट आप दूसरे आदमी को पूछ रहे तो वो कोई दूसरा रास्ता बता दे रहा है, तो आपको एक डायरेक्शन से आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका सुनना है। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वन हेड होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान होना चाहिए, और उस एक प्लान जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए ही एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है तो वो एक डायरेक्शन में जाना पॉसिबल होगा, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि प्रॉफिट भी कमाना है, वेलफेयर भी करना है, तो फिर इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि हमें किस तरीके से एक डायरेक्शन में जाना है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। The principle state that there should be one head and one plan. One head and one plan important in every organization. Each group in the organization should have the same objective. देखो यहाँ each group in the organization should have the same objective, मतलब organization में सबका गोल एक ही होना चाहिए।
एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, मतलब वन हेड वन प्लान होना चाहिए. सो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक से ज़्यादा बॉस नहीं होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना है, तो वन हेड वन प्लान होना चाहिए. आगे 6 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. सो यहाँ उन्होंने सिंपल पहले बात करेंगे हम लोग कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑलवेज सेकेंडरी होना चाहिए. पहला इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहला ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है, फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसे हमें पूरा करना है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के सामने हमारा गोल ये सेकेंडरी होना चाहिए. पहले हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने का ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही पर्सनल गोल. While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. मतलब किसी एक एम्प्लॉय के गोल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो सभी ग्रुप का जो गोल है उस पे ध्यान देना चाहिए. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. Subordinated मतलब simple, organizational goal is the primary and personal goal is the secondary. For example, in every game, the player are always thinking about the winning the match as a team rather than their individual record. देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं या बाकी के कोई भी फुटबॉल होगा या कोई भी खेल खेलते हैं, तो सभी प्लेयर्स का मेन एम क्या होता है कि मैच जीतना है. उनका इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड्स है वो बाद में देखते हैं, पहला क्या करना है, मैच जीतना है, देश को जिताना है, यही गोल होता है. सो बोलने का बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज अ प्राइमरी एंड पर्सनल इंटरेस्ट इज अ सेकेंडरी. देन नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज. देखिए सेंट्रलाइजेशन ये पॉइंट हमें क्या समझाता है कि जो भी पावर जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स. दिस सिचुएशन अकर्स इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए नॉर्मली दो टाइप का एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो पावर है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स या अथॉरिटीज़ है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हो सकता है, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये होना पॉसिबल नहीं होता. बट इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ दो वर्ड को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है. पहला सेंट्रलाइजेशन एंड दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर्स है वो अलग अलग व्यक्तियों में क्या करना चाहिए, मैनेजर्स में या हेड्स में, डिपार्टमेंटल जो हेड होता है उनमें ये डिवाइड करना चाहिए. सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होगा. If the size of the organization is large, then there is a decentralization of the power or authority. According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization and nature of the activity. मतलब कि देखो ऑलवेज देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझा होगा. सेंट्रलाइजेशन मतलब एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर अथॉरिटी होना चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिवाइड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि टाटा जैसा बड़ा कंपनी है और टाटा का जैसे एक अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट है. जैसे उनका एक प्रोजेक्ट है जैगवार जो गाड़ी बनाते हैं वो चाइना में प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर चाइना में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जैगवार से रिलेटेड, तो क्या रतन टाटा जी वहाँ जाके देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे. वहाँ का जो चाइना का जो बिजनेस है वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किसी को अपॉइंट किया है.
तो वो व्यक्ति वहाँ देखेगा, ना कि हर काम में रतन टाटा जाके देखेंगे। सो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सब काम खुद नहीं करना है, काम को अलग अलग व्यक्तियों में डिवाइड भी करना है। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ, तो ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कितना हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 7 पॉइंट तक देखा है, बाकी के जो 7 पॉइंट है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप ये सभी 7 पॉइंट आपको ठीक से समझ में आए। अगर ये सभी 7 पॉइंट आपको ठीक से समझाए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।